हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल के दो केसेस कर लिए थे। एक किया था हम लोगों ने एक्सियल पॉइंट पर और एक किया था इक्वेटोरियल पॉइंट पर, और दो केसेस के रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। तो अब हम उसका थर्ड केस करने जा रहे हैं एट ए जनरल पॉइंट। कब, कहाँ करने जा रहे हैं? जनरल पॉइंट। जरा सुनना, एक्सियल पॉइंट आपको याद है डायपोल की एक्सिस पे था। इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ था? एक फिक्स पॉइंट होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ होता है? डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। अब जनरल पॉइंट से मेरा मतलब क्या हुआ? वो पॉइंट जो ना तो एक्सियल है फिलहाल, ना इक्वेटोरियल है, कहीं और ही है, कोई एक जनरल पॉइंट है। वो एक जनरल पॉइंट मतलब ना वो एक्सियल है और ना इक्वेटोरियल है। तो पहले तो हम वो जनरल पॉइंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं, ये जो मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूं, ये डेरिवेशन शॉर्ट डायपोल के लिए वैलिड है। ये डेरिवेशन मैं किसके लिए कर रहा हूं? डायरेक्टली कर रहा हूं फॉर ए शॉर्ट डायपोल, जो हमने लास्ट में आपको पता होगा एक स्पेशल केस किया था, शॉर्ट डायपोल आर इज ग्रेटर देन ए। तो डायरेक्ट उसी के लिए कर रहा हूं। तो जरा एक बार जनरल पॉइंट पहले आपको दिखा दें। एक बार बहुत केयरफुली देखना। मान लिया ये एक डायपोल है, ये क्या है? एक डायपोल है, और इसका डायपोल मोमेंट मान लिया मैंने कितना है? P है। डायपोल मोमेंट कितना है इसका? P है। ये एरो देख के आप बता सकते हैं कि अगर ये एक डायपोल है और इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये मैंने एरो इंडिकेट कर दिया है, तो इसमें किधर नेगेटिव और किधर पॉजिटिव चार्ज होगा? शायद आपको याद होगा पिछले लेक्चर से कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अगर ये एरो इस तरफ लगा है तो नेगेटिव क्यू किस तरफ है? इधर है। और पॉजिटिव क्यू किस तरफ है? इस तरफ है। तो ये हो गया एक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट मैंने कितना मान लिया है? P मान लिया है। मान लिया ये इस डायपोल का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से कुछ जनरल डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये मान लीजिए इस डायपोल से जनरल डिस्टेंस किसी पर, एक r जनरल डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां पर मुझे फील्ड फाइंड करना है। और ये पॉइंट ना तो आप देख सकते हैं, ना तो एक्सियल है और ना इक्वेटोरियल है। मान लिया ये डायपोल की एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ये थीटा एंगल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन है, हमने एज्यूम नहीं किया है। क्या गिवन है? कि जो पॉइंट हमारा जहां पर फील्ड निकालना है वो डायपोल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ये गिवन है। तो अब मुझे इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है। बहुत केयरफुल होके देखिएगा इसको। हम क्या करेंगे, एक तरीका सुनना। ये एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P है। अगर मैं आपसे बोलूं इस P के हम कंपोनेंट्स करें, इस P के क्या करें? दो कंपोनेंट करें। जिस साइड से एंगल दिया जाता है या गिवन होता है जिस एक्सिस के अलोंग, उसके अलोंग क्या आता है कंपोनेंट में? cos थीटा ऐड होता है। तो जरा बताइएगा इस डायरेक्शन में अलोंग द एक्सिस, यहां पर इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट बन जाएगा? P cos थीटा। तो हमने बोल दिया कि इस डायपोल के कंपोनेंट कर दिए, क्या बन गया ये कंपोनेंट? P cos थीटा। अब जरा बात करिएगा, एक कंपोनेंट हो गया है P cos थीटा और दूसरा क्या होगा? परपेंडिकुलर वाला P sin थीटा। बहुत केयरफुली इतनी दो बातें आपने सुन ली हैं। हमारे पास क्या था? एक डायपोल था P, जिस पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालना था, मान लिया वो पॉइंट कुछ हमारा A है।
जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है उस पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग मैंने इसके कंपोनेंट किया, दैट विल बी पी कॉस थीटा। एक परपेंडिकुलर वाला क्या बन गया, पी साइन थीटा। और जैसे ही मैंने इसके दो कंपोनेंट कर लिए हैं, मेरे लिए ओरिजिनल डायपोल क्या हो चुका है, कुछ नहीं बचा वो, क्योंकि मैंने उसको किस में डिवाइड कर लिया है, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया है। तो ये P मेरे पास अब कुछ नहीं है, सिर्फ कौन बचा है, P cos थीटा और P sin थीटा। इतनी दो बातें आपने सुन ली। अब जरा बहुत केयरफुली नजर पैनी करके देखना, इस P cos थीटा अगर ये एक डायपोल है, अब एक डायपोल था P, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक हो गया पार्ट P cos थीटा, एक हो गया पार्ट P sin थीटा। अब नजर सिर्फ आपकी P cos थीटा पर रहनी चाहिए, वो एक मेरा डायपोल है P cos थीटा। कितने लोगों को नजर आ रहा है, सिर्फ नजर P cos थीटा आ रहा है, ये रहा P cos थीटा एक डायपोल। देखा, जिस पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालना है, क्या वो पॉइंट अब इसकी एक्सिस के अलोंग आ रहा है, देखा आपको कहां आ रहा है, इसकी एक्सिस के अलोंग आ रहा है। और कल के डेरिवेशन में या पिछले लेक्चर में हमने एक्सियल पॉइंट पर फील्ड निकालना सीखा था, और एक्सियल पॉइंट पर फील्ड कितना था, कितने लोगों को याद है वो फॉर्मूला, 2KEP/RQ। कितना था, 2K। मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको दिक्कत ना हो। फील्ड एट एक्सियल पॉइंट कितना था, 2KEP/RQ। जरा बोलिएगा, यहां पर P क्या था, होता था उस डायपोल का डायपोल मोमेंट, R क्या था, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस, Ke पता है, 2 पता है। तो बात कर रहे हैं P क्या था, डायपोल मोमेंट। अब मेरी नजर किस डायपोल पर थी अभी, क्या उस डायपोल का डायपोल मोमेंट अभी P cos थीटा है, क्योंकि हमने उसको क्या कर लिया था, कंपोनेंट क्या है, डायपोल मोमेंट P cos थीटा। तो हम रखने जा रहे हैं लिख रहे हैं फील्ड एट ए ड्यू टू P cos थीटा। फर्स्ट कंपोनेंट की वजह से फील्ड निकाल रहे हैं, कहां पर, ए पर। एक्सियल पॉइंट है तो फील्ड क्या बना, मान लिया फील्ड है E1 इज इक्वल टू 2KE, और P क्या था, डायपोल मोमेंट कितना है, P की जगह कितना है, P cos थीटा अपॉन डिस्टेंस कितनी है इसकी सेंटर से, R, और R का क्यूब। दिख गया इतना, 2KEP cos थीटा अपॉन R क्यूब। एक पंच लाइन बोली थी आपको डायरेक्शन से जुड़ी हुई, कि इस फील्ड की एक्सियल पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, याद आना चाहिए, अलोंग द डायपोल एक्सिस। क्या थी, अलोंग द डायपोल एक्सिस। अब डायपोल एक्सिस क्या है, ये रहा P cos थीटा, ये इसकी डायपोल एक्सिस है। तो अलोंग द डायपोल एक्सिस का मतलब क्या हो गया, ये होगी डायरेक्शन। बहुत केयरफुली, एक एक बात बहुत केयरफुली, बहुत आसान डेरिवेशन है, इससे आसान डेरिवेशन है नहीं हमारे पास फिजिक्स में अभी, लेकिन आपको बस नजर रखनी पड़ेगी एक एक बात पर। हमने क्या किया, ओरिजिनल वेक्टर P था, इसके दो कंपोनेंट किए, P cos थीटा और P sin थीटा। P cos थीटा के लिए ये पॉइंट एक ऐसा था, एक्सियल था, और एक्सियल के लिए फील्ड का फॉर्मूला क्या है, 2KEP/RQ रख दिया यहां पर। P की जगह क्या रख दिया, P cos थीटा। डायरेक्शन मैंने इंडिकेट कर दी है। अब बात करते हैं फील्ड एट ए ड्यू टू, किसकी वजह से निकाल रहे हैं अपनी बात, दूसरा कंपोनेंट कौन है, P sin थीटा। अब की बार आपकी नजर किस डायपोल पर रहेगी, P sin थीटा पर रहेगी। और P sin थीटा पर देख लेना, ये रहा P sin थीटा और ये रहा हमारा वो पॉइंट। क्या आपको एक बात याद है कि दो कंपोनेंट्स, किसी भी वेक्टर के जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, मान लिया अगर एक एक्स एक्सिस के अलोंग है तो दूसरा वाई के अलोंग होता है, यानी कि दोनों म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये बात आई थिंक 11th में बहुत डिटेल में आपने सीख ली होगी उस समय। क्या बोला मैंने कि दो कंपोनेंट्स किसी वेक्टर के आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मेरा एक वेक्टर P cos थीटा ये रहा, तो P sin थीटा इसके कैसा है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब जरा बात करना, ये रहा एक वेक्टर, एक डायपोल P sin थीटा, तो ये पॉइंट ए इसके लिए क्या इक्विटोरियल पॉइंट हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो गया, तो पॉइंट कैसा हुआ, इक्विटोरियल पॉइंट। और इक्विटोरियल के लिए फॉर्मूला क्या था, आपको कल के लेक्चर से याद होगा, फील्ड एट इक्विटोरियल पॉइंट
क्या के ई पी अपॉन आर क्यूब होता था? ये साइड में मैंने फॉर्मूलाज लिख दिए हैं, कितना होता था? के ई पी अपॉन आर क्यूब। बस आपको चेंज क्या करना है, यहां पर निकालेंगे जब, तो क्या बनेगा, E2 इज इक्वल टू, आप अपने आप में एक बार बोल सकते हैं पहले, के किस डायपोल की वजह से निकाल रहे हैं? क्या P sin थीटा की वजह से निकाल रहे हैं? तो रख दिया P sin थीटा अपॉन आर क्यूब। डायरेक्शन बोलिएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए फील्ड की डायरेक्शन क्या बताई गई थी? अपोजिट टू द डायपोल एक्सिस। क्या बोली गई थी? अपोजिट टू द डायपोल एक्सिस। अब बोलना जरा, P sin थीटा की डायपोल एक्सिस क्या है? ये रही। P sin थीटा की डायपोल एक्सिस क्या हो गई? ये रही। अपोजिट कर देंगे तो उसके ऊपर की तरफ, कंफर्म इतनी बात? तो अपोजिट बना दिया मैंने। फील्ड क्या हो गया? इसके अपोजिट, ये रहा, और इसके अपोजिट। दिख गए हैं दोनों? ये रहा E1, ये रहा E2, ये रहा P cos थीटा की वजह से, ये रहा P sin थीटा की वजह से। अब दो वेक्टर्स बन गए हमारे पास। पॉइंट ए पर दो जगह से फील्ड आ गया, एक आ गया P cos थीटा से, एक आ गया P sin थीटा से। अब नेट फील्ड निकालना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? नेट फील्ड निकाल लो। दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, नेट फील्ड निकालना है। कौन सा रूल यूज करेंगे? पैरेललोग्राम रूल यूज करेंगे। पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है? नेट फील्ड इक्वल्स टू, या नेट रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट A1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इतना आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं इसको हटा रहा हूं। तो नेट फील्ड लिखने के लिए क्या करेंगे? नेट फील्ड E इज इक्वल्स टू अंडर रूट का फर्स्ट का स्क्वायर E1 स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर यानी E2 स्क्वायर प्लस का 2E1 E2 cos थीटा। थीटा कितना है? दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? कितना एंगल है? 90 डिग्री एंगल। और cos 90 की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है। आई थिंक बहुत ज्यादा बड़ा स्टेप मैं यहाँ पे लीव नहीं कर रहा हूं। क्या बनता? 2E1 E2 cos 90, और cos 90 होता है 0। दैट टर्म खत्म हो गया। खत्म हो गया तो मेरे पास क्या बचा? अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। क्या हमें E1 और E2 दोनों की वैल्यूज पता है? स्क्वायर कर सकते हैं हम। देखिएगा क्या बना। E इज इक्वल टू अंडर रूट का E1 स्क्वायर करिएगा तो इसका स्क्वायर करके मैं लिख रहा हूं वहां पर, क्या 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर, P cos थीटा का स्क्वायर P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर? अपॉन R क्यूब का स्क्वायर, दैट इज R क्यूब का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। E2 का स्क्वायर करेंगे अपन तो क्या बनेगा? के स्क्वायर P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई R क्यूब का स्क्वायर। दिख रहा है इतना? इन दोनों टर्म्स से देखिएगा कुछ कॉमन है, कुछ दिख रहा है कॉमन है। क्या कॉमन है? 4 नहीं है कॉमन। के स्क्वायर P स्क्वायर और R क्यूब का स्क्वायर दिखा कॉमन। के स्क्वायर P स्क्वायर और R क्यूब का स्क्वायर, इन तीनों चीजों को अगर मैं कॉमन देख रहा हूं तो अगर इनको अंडर रूट के बाहर निकालेंगे, अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? के अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। के स्क्वायर का अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा? के P स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर लेंगे तो बचा P। R क्यूब का स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बचा? R क्यूब। और अंडर रूट के अंदर क्या बच गया? 4 cos स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका नेट फील्ड आ गया किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, यानी जनरल पॉइंट पर। क्या बना, KEP अपॉन आर क्यू 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके लिए, तो इसको तैयार करिएगा। आई थिंक इतनी बात आप सीख गए, कंफर्म है। नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल आया है, डायरेक्शन और निकाल देता हूं मैं एक बार, ठीक है, डायरेक्शन निकाल देते हैं एक बार। आई थिंक इतना मैं हटा देता हूं एक बार। डायरेक्शन के लिए देखिएगा, जो इन दोनों का रिजल्टेंट है नेट फील्ड, वो इन दोनों के बीच में कहीं होगा। हमने मान लिया वो कहां पर है, ये रहा ई। मान लिया वो एंगल कितना बना रहा है, उसका रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर से एंगल बना रहा है अल्फा। तो आपको शायद याद होगा जब दो वेक्टर्स के बीच 90 डिग्री एंगल बनता है तो हमने सिखाया होगा या आप पहले से सीख चुके होंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कंफर्म है ना इतनी बात। इसको आप पैरेललोग्राम बना सकते हैं, आई थिंक आप समझ रहे हैं, इसको पैरेललोग्राम बना सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो tan अल्फा मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्टली, tan अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन होगा, E2, परपेंडिकुलर यानी E2 अपॉन बेस यानी कि E1। ये tan अल्फा बन गया। अगर किसी को ना इतना आता हो तो मैं इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करके दिखा देता हूं। अब देखिएगा, अल्फा के सामने वाला कौन बना, E2 की कॉपी E2, और ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस कौन है, E1। तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। E2 की वैल्यू हमें पता है, E1 की वैल्यू हमें पता है, इन दोनों को डिवाइड करिए, क्या बनेगा, E2 की वैल्यू यहां से रख देता हूं मैं, KEP cos साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ये हो गई E2 की वैल्यू, अपॉन E1 की वैल्यू सामने लिखी हुई है, तो अपॉन E1। जरा देख के बताइएगा क्या क्या कैंसिल हो गया इसमें से। आर क्यूब से आर क्यूब खत्म, KE से KE खत्म, P से P खत्म। तो tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा। साइन थीटा अपॉन cos थीटा को आप क्या बोलते हैं, tan थीटा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। ये आपके पास क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। किसकी डायरेक्शन आ गई, इस फील्ड की डायरेक्शन आ गई। कंफर्म है इतनी बात, ओके। तो इतना एक बार नोट करिएगा। अब मैं आपको एक टास्क देके जा रहा हूं। टास्क क्या है, ये एक जनरल पॉइंट पे आया। अगर मैं आपसे बोलूं, जनरल पॉइंट मतलब इसको मैं कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं। अगर एक्सियल पॉइंट के लिए बोलूं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है। अगर इस केस में बात करूं, ये पॉइंट ए अगर एक्सियल होता तो थीटा की वैल्यू क्या होती। एक्सियल होता तो ये क्या पॉइंट यहां हो जाता या यहां हो सकता है, यही दो सिचुएशंस हो सकती हैं। और दोनों सिचुएशंस में देखिएगा, अगर इस पॉइंट को, जो ये रही लाइन, मैं उठाकर यहां कर दूं, ये एंगल जो थीटा था अभी वो अब कितना हो जाएगा, क्या 0 हो जाएगा। दिखा आपको, अगर मैं इस पॉइंट को उठाकर यहां ले जाऊं तो थीटा कितना हो जाएगा 180, यानी कि एक्सियल अगर पॉइंट होता ये तो थीटा कितना होता 0। यहां पर थीटा की जगह 0 रख देना, आपका आंसर वही आ जाएगा जो पिछले डेरिवेशन में हुआ था। अगर मैं बोलता ये पॉइंट ए इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है तो थीटा ये क्या ऐसे हो जाता, तो थीटा कितना बन जाता 90 डिग्री, और जब 90 रखते थीटा तो आंसर आता KEP अपॉन आर क्यूब। एक बार आपको चेक करना है और स्पेशल केस बना के ये लिखना है।
मैं नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा टास्क आपको देके जा रहा हूं। क्या करना है, स्पेशल केस लिखना है। अगर पॉइंट ए, या आप लिखेंगे इफ पॉइंट ए इज एक्सियल देन थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है एक्सियल के केस में, थीटा या तो 0 होगा या 180 होगा। और दोनों ही केसेस में जब थीटा की वैल्यू यहां रखेंगे आप, तो आपको सॉल्व करने पर कितना दिखाई देगा, 2kep/r³। और सेकेंड केस करेंगे इफ पॉइंट ए इज इक्वेटोरियल देन थीटा इज 90 डिग्री, रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, kep/r³। इतना अटेम्प्ट करिएगा और इस डेरिवेशन को रिवाइज करिएगा। अब तक के 3 डेरिवेशन हो चुके हैं, एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं अभी थोड़ी देर बाद। टिल देन